हम लोग सुबह से बहुत समृद्ध हो रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान हम लोगों ने सुने और डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने आए। प्रोफेसर काचा इलैया से लेकर के राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे महमूद प्राचा जी, IPS यादव जी, उन तमाम लोगों ने चर्चा की। मैं इस समय राजनीतिक विश्लेषक हो गया हूं, तो मैं, हालांकि मेरी बात हुई थी मोरे साहब से, तो उन्होंने कहा था कि आप सोशल डेमोक्रेसी पर बात कीजिएगा। पहली बात तो जो मुझे लगती है कि डेमोक्रेसी अपने तरीके से चल रही है। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, चुनौतियां पहले भी रही हैं, लेकिन इस देश का अवाम इतना बुज़दिल नहीं है कि इतनी आसानी से ढह जाने देगा। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, बस लड़ते रहिए। जो चुनौती हमको दिखती है, असल में कई बार मुझे लगता है कि हमने खुद उसको आमंत्रित किया है, और मैं बहुत सचेत होकर के ये बात कह रहा हूँ। और आमंत्रित इसलिए किया है कि जो डेमोक्रेसी चली थी, मैं बहुत सैद्धांतिक ढंग से उस बात को देखता हूं। 50 के बाद जहां राजनीति चल रही थी, अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल तक सत्ता इस देश की अगड़ी जातियों के हाथ में थी। वोटर मूल रूप से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये था। और उन 30-40 साल में कुछ एलिट मुस्लिम के पास भी सत्ता थी, जिसमें खास करके अशराफिया जो तबका है। वहां से जब डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है तो वो अपर OBC के हाथ में आती है, और ये बहुत स्वाभाविक परिवर्तन था। ये डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट था। उसमें दलितों की भी एक बड़ी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश ने तो 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, और यहीं पर समाजवादी पार्टी का भी शासन रहा। बिहार में हम लोग जानते ही हैं। ये जो समय था, और वो करीब चलता है 20 साल तक, 25 साल तक। और महत्वपूर्ण ये कि इसने जिस फोर्स का मुकाबला किया, वो फासिस्ट ताकत का, कि जो सब कुछ उलट पुलट देना चाहते थे। उनका मंसूबा बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है कि आज अचानक हम बहुत इसमें आ गए कि संकट है अब। तो अपर OBC वो प्रधानमंत्री भी होता है और कई प्रदेशों का CM भी होता है। डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही थी, अब उसको असल में कहां जाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस सत्ता को जाना चाहिए था अति पिछड़ी जातियों के हाथ में। उस सत्ता को जाना चाहिए था जो तमाम दलितों की जातियां हैं, नॉन जाटो। मैं कल का ही वो, अगर आप दृश्य याद कर रहे हो, मुसहर था प्रयागराज का, जिसकी घर की बेटी और किसी की बहू, अनीता नाम की वो स्त्री मर जाती है बिना इलाज के। उसको 4 कंधे भी नसीब नहीं होते। वो मुसहर जाति की थी। कितने संगठनों ने आवाज उठाई? मुझे नहीं लगता, सब साइलेंट थे, क्योंकि वो हमारी जाति की नहीं थी, या हमारे संगठन की नहीं थी, हमारे संगठन से कोई जुड़ाव नहीं था, या वोट उनका कितना है। तो अब जहां उसको जाना चाहिए था 20-25 साल के बाद, मुस्लिम में पसमानदा के पास जाना चाहिए था, आपने उसको रोका। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, क्योंकि आप बैटन उनके हाथ में नहीं देना चाहते थे। वो जितने सामंती हैं, उतनी ही सामंतीपन आपके भीतर घुस गया था। आप उनको सत्ता हस्तांतरण नहीं करना चाहते थे। सत्ता तो छोड़ दीजिए, सत्ता का एहसास नहीं कराना चाहते थे। इन 20 साल में आपने क्या किया है? इस सभा में कितने मुसहर, कितने खरबार, कितने
नट कितने कंजर हैं बता दें मुझे, एक भी हो? अति पिछड़ी जातियों के कितने हैं? एक भी है क्या इसमें? अति पिछड़ी जातियों का, अत्यंत पिछड़ी जातियों का कोई नहीं है। तो जहां डेमोक्रेसी को जाना चाहिए था, जहां सत्ता को पहुंचना चाहिए था, उसको आपने रोका। प्रतिक्रियावादी ताकतें हावी हुई, और वो जिनको आप रोज गाली देते हैं कि वो अंधविश्वासी है, वो पाखंडी है, वो भाजपाई हो गए हैं, हिंदुत्ववादी हो गए हैं, कावड़ ढोते हैं, जिसकी बेटी मर रही हो, इलाज ना हो, अगर वो बाप किसी मंदिर में चला जाए तो आप उसको पाखंडी कहेंगे? बोलिए, जाए कहां जाएगा? वो है उसके पास कोई विकल्प क्या? आपने हॉस्पिटल खड़े किए क्या? हम कई बार नारे लगाते हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या मिशन था बाबा साहब का? बाबा साहब का यही मिशन था कि आप संख्या बल देखिए और राजनीतिक पार्टी बना करके कूद जाइए और केवल सीएम और पीएम बनिए। यही एक मिशन था क्या? आखिरी समय पर बाबा साहब 3 मुद्दों पर खास करके ध्यान दे रहे हैं। एक, आरपीआई का गठन करते हैं, दूसरा बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं, और तीसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मतलब कि उनको हॉस्पिटल चाहिए थे, उनको अपने स्कूल चाहिए थे, और तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और संस्थाएं चाहिए थी। उस पर काम किया क्या आपने 20-25 साल में? तो ये स्थितियां हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अपने गिरबान में भी झांक करके देखना चाहिए। अब वो अगर उधर चले गए, और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि अति पिछड़े हिंदुत्ववादी हो गए हैं, वो कतई नहीं है। वो किसी डर की वजह से वहां है। वो डर आपने निकालने की कोशिश की क्या? या जो कमजोर दलित जातियां हैं, 66 में से 6 दिखती हैं सामने उत्तर प्रदेश में, 60 कहां दिखती हैं? उनको आपने कभी बढ़कर के सहारा दिया? नहीं दिया। एक तीसरी बात, मैं टुकड़ों में ही बात कर रहा हूं। जितनी महफिल होगी सब में गाली केवल और केवल कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसने सब चौपट कर दिया। बाबा साहब भी कह रहे थे। नेताओं से सवाल एक पूछा कभी? बताइए, पूछा क्या? जो पढ़ा लिखा तबका है अब बोले कि नहीं, सब कुछ कर नहीं रहा है। थोड़ा सा अगर सोचिए कि जिसको पहली बार मौका मिला हो, जो पहली पीढ़ी में आया हो नौकरी में, वो भले ही चपरासी हो, वो पहले अपनी नौकरी को बचाएगा कि आपके लिए वो झंडा उठाएगा। जो दूसरी पीढ़ी में आ गए हैं, जिम्मेदारी उनकी है, उनकी नहीं है जो पहली पीढ़ी में है। भाषण देना बहुत आसान है, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, आप लोगों को भी बहुत मजा आता है 1990 का भाषण सुनने में। ये 2023 है, सारा कुछ वही भाषण 90 और 2000 का आप लोग सुन रहे हैं, उसी को एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर भी थोड़ी बहुत वो नफरत है, वो आप सुनना चाहते हैं कि गालियां दी जाएं, मजा आए यहां पर। और फिर उसके बाद आप घर पहुंचते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। तो इसलिए उन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपना घर भी संभाल रहा है और महफिलों में भी बैठा है, झंडा भी उठाता है, सड़क पर भी जाता है। सवाल तो उनसे होना चाहिए जिन्होंने सरकारें बनाई हैं और सत्ता में पहुंचे हैं, या जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल होंगे? उन्होंने क्यों छोड़ दिया बीच में? वो किसी भी पार्टी में हो, नेता आ जाएगा तो सब स्वागत करने पहुंच जाएंगे, चाहे भले ही वो बीजेपी से आया हो, कांग्रेस से आया हो, किसी भी पुष्ट से आया हो। कितना आप उस पढ़े लिखे आदमी को पूछते हैं, उसकी चिंता आप कितनी करते हैं? इसको भी समझने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत गड़बड़ी कर रहा है, नहीं, उसके अपने कंसर्न है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि उसमें बहुत मिडिल क्लास मेंटलिटी थोड़ी सी आ गई हो, लेकिन इस समय वो भी उतने ही चिंता में है। जरूरत है कि जो हमारा लीडरशिप है वो निकल करके आए और हमारे अपनी बात करे, और हम कम से कम उसे अपनी बात पहुंचाएं। वो
अब एक भी नेता अगर हमारे दरवाजे आ जाएगा तो हमको लगता है कि हम शहंशाह हो गए हैं, फिर आपकी आइडियोलॉजी कोई काम नहीं करती है, फिर आप सब भूल जाते हो। उनसे सवाल करना, उनसे जवाब लेना जब आप नहीं सीखेंगे तब तक आप ऐसे ही करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये, जिस पर मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं, कि ये सत्ता अगर आपको बदलनी है तो सत्ता वहां जानी चाहिए जहां वास्तव में जा रही थी। और आखिरी बात जो मुझे लगता है, जिसका वाकई जिसकी चिंता है कि संविधान के बदलने की अब तो मुनादी भी हो रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष अगर कह रहा है कि संविधान को बदलने की जरूरत है, मुझे तो यह लगता है कि अब आप ये सोचिए, मैं यहाँ गांधी की तारीफ करूँगा, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को गांधी नाम से ही चिढ़ होती है, क्योंकि वो चीज़ों को वही 70, 80, 90 के दशक में पढ़ते हैं, उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। गांधी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया होता तो इनको 2 दिन नहीं लगते संविधान को बदलने में। वो जानते हैं कि इस देश का बहुजन तबका इस संविधान से अधिकार ही नहीं प्राप्त कर रहा, बल्कि इमोशनली जुड़ा हुआ है। इसको हटाना, इसको डाइल्यूट करना इतना आसान नहीं है, और इसलिए उसको बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर वो है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जिंदा दिल रहिए, नफरत थोड़ी निकालिए। बाबा साहब के सबसे जो महत्वपूर्ण मूल था वो बंधुत्व। प्रस्तावना में उन्होंने नेहरू से कहकर के उसको रखवाया था कि समता और न्याय के साथ साथ फ्रेटर्निटी की जरूरत है। वो बात अलग है कि हम उसके भी लड़ेंगे कि हम तो समझें भाई और वो समझें चारा, ये नहीं चलेगा, लेकिन बंधुत्व का भाव बेहद जरूरी है। अब आप वो जो भाषण चलते थे कि हम मूल निवासी हैं और फला को हम यहाँ से हिंद महासागर में फेंक देंगे, ना ये फेंक सकते हैं ना हम फेंक सकते हैं, उसके बजाय जो बाबा साहब का अपना सपना था 25 नवंबर 1949 का, कि इस देश का जो वंचित तबका है वो गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, उसे सत्ता चाहिए। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि दिल्ली के लाल किले पर कब वो वंचित तबके का हमारा अपना प्रतिनिधि तिरंगा फहराएगा, और ये जब होगा तो अन्याय और अत्याचार अपने आप दूर हो जाएगा। चिंता और प्रयास उसके लिए होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।